ज़्यादा बजट नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये महीने में ब्रांड अवेयरनेस आपके एरिया में क्रिएट हो जाती है। सबसे एक फेमस हुआ था हमारा, सबको नाम पता होगा, पुनीत सुपरस्टार। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। लो बजट है, 1 लाख रुपए है, 80,000 ही है। तो क्या सिंगल प्रोडक्ट में अगर आप शुरू करते हो एंड वो अच्छे से बनाते हो, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? आपको देखना है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेल कैसे लेकर आनी है। फूड बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली एक रियल एस्टेट बिजनेस है। इसमें आपने कोई फंडिंग या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं ली है? नहीं, टचवुड आज तक हमारा सारा सेल्फ फंडेड है। क्या आप सोच सकते हैं कि 6 साल में एक सिंपल ढाबा बना के 70-80 करोड़ साल का कमा सकते हो? कंवलजीत ने ये करके दिखाया है। कंवलजीत को-फाउंडर हैं खड़क सिंह द ढाबा के, जो कि मोस्टली दाल मखनी, बटर चिकन एंड मल्टीपल नॉर्थ इंडियन खाना बेचता है। इन्होंने बस 6 साल पहले 2018 में अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। इन्होंने बहुत स्मार्टली अपनी प्राइसिंग रखा और 40% ये अपनी मेकिंग चार्ज रखते हैं, जिससे कि एंड में इनके पास 15-20% का प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी सब में देखो, हमारी एक एवरेज जो फूड कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है फॉर्मेट टू फॉर्मेट। मान लो अगर मैं टेक अवे में हूँ तो थोड़ी सी हाई होती है, बिकॉज हमारे को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखने होते हैं। सब मिलाकर के ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास आते हैं। 40% में हमारा मेकिंग कॉस्ट आ गया, सारा कुकिंग की कॉस्ट है। मान लो दाल चावल, आपके इंग्रेडिएंट्स जो आ गए, पैकिंग मटेरियल आ गया, वो सब उसके अंदर आ गया। अब आपको 60% में से अपना रेंट, सैलरीज, मिसलेनियस, कोल, गैस, जो भी आपके ओवरहेड्स है उसमें से वो निकालना है ना, एंड योर प्रॉफिट मार्जिन। फाइन लाइन में आपके ओवरहेड्स हाई होते हैं, इसलिए आपको फूड मार्जिन भी ज़्यादा रखना होता है। तो फूड मार्जिन वहाँ पे 70-75% तक जाता है, बट उसमें फिर फिक्स कॉस्ट भी हाई होती है। कुजीन वाइज नहीं होता डिपेंड, आपके ऑलमोस्ट सभी कुजीन्स में सेम मार्जिन निकल सकता है। आपको ये देखना है कि मुझे किस कैटेगरी में लॉन्च करना है, कि क्या मुझे एक स्ट्रीट फूड ब्रांड बनाना है, तो आपको प्राइसिंग और इंग्रेडिएंट्स और आपकी चॉइस ऑफ मेन्यू उसके हिसाब से होना चाहिए। फूड बिजनेस इज रियल एस्टेट बिजनेस। 60% रेस्टोरेंट्स अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में फेल हो जाते हैं, बट इन्होंने इसको टैकल करने के लिए सेकंड जो स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज किया वो था कि इन्होंने एक बढ़िया लोकेशन पे अपना पहला आउटलेट ओपन किया था, जिससे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को फर्स्ट डे से ही प्रॉफिटेबल रख पाए। फूड बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली एक रियल एस्टेट बिजनेस है। मैकडॉनल्ड्स जैसा लेवल हो गया वो अलग चीज़ है, बट एक छोटे लेवल पे भी आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको ये सोचना है कि मुझे शॉप कहाँ पे डालनी है, विच इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर आपका, कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आपकी अगर लोकेशन अच्छी है, आपका मोमोज भी बिकेगा, आपका शॉर्मा भी बिकेगा, आपका दाल मखनी भी बिकेगा, आपका पिज्ज़ा भी बिकेगा। और अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी भी बेचोगे ना, आपको बहुत टफ होगा बेचना। मेरे हिसाब से जो मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 40-50% वेटेज आपके बिजनेस की आपकी लोकेशन पे है, 20-25% आपका ब्रांड नेम अगर एस्टैब्लिश्ड है तो आपको ईजी रहेगा उसमें सेल करना। दैट्स वाई पीपल गो फॉर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। 20-25% आपका प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग, ये सब कुछ मैं प्रोडक्ट में गिन रहा हूँ, एंड रेस्ट आपके अदर फैक्टर्स, जैसे आपकी शॉप की लाइटिंग, ब्रांडिंग कैसे कर रखी है, उसका लेआउट कैसा है, किचन वर्किंग कैसा है, देन हाउ एक्टिव आर यू ऑन इन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां से भी आपको सेल उठानी है। तो रेस्ट सारा वो है, बट 40-50% का डिसाइडिंग फैक्टर लोकेशन है, विच पीपल जनरली इग्नोर, या फिर वो कहते हैं कि महंगा रेंट है तो मैं नहीं लूंगा। रेंट है तो सेल भी है, किसी वजह से ही रेंट है उसका। बिल्कुल, तो वो आपको सोच के चलना है। तो लोकेशन क्या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या कहाँ से पता कर सकते हैं कि अच्छी लोकेशन कहाँ है? देखिए, अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, उसके बाद यू नीड टू हैव गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स या फिर अच्छे प्रॉपर्टी डीलर्स को आपको टच में आना पड़ेगा, जो आपको गाइड करेंगे कि मान लो कि मेरे को दिल्ली में खोलना है, मान लो साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली की कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वहाँ पे एवरेज रेंटल्स क्या चल रहे हैं, वहाँ की जो आउटलेट्स हैं वो एवरेज कितनी सेल कर रहे हैं उन रेंटल्स पे, ये सब आपको मार्केट स्टडी में पता लग जाएगा। तो ये मार्केट स्टडी क्या सिर्फ कंसल्टेंट्स के थ्रू हो सकती है या कोई ऑन ग्राउंड जाके भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो दोनों से होता है। आपको कंसल्टेंट से तो पता लगेगा ही, या फिर जो भी डीलर्स हैं उनसे पता लग जाएगा। उसके बाद आप खुद भी ऑन ग्राउंड जा सकते हैं, आउटलेट के मैनेजर से बात करिए। अच्छा। आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि मोस्टली आउटलेट्स मैनेजर्स या फिर कैशियर्स रन कर रहे होते हैं, दे हैव एन आइडिया। और स्टार्टिंग से ही इन्होंने फोकस किया लो बजट मार्केटिंग में, और ज़्यादा बजट नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये महीने में ब्रांड अवेयरनेस आपके एरिया में क्रिएट हो जाती है। इन्होंने स्टार्टिंग में बार्टर यानी फ्री में छोटे क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया, जिसमें इन्होंने उन्हें बिना कुछ पैसे दिए अपने आउटलेट्स पे बुला के उन्हें खाना खिलाया, और बदले में क्रिएटर्स ने अपने हैंडल्स पे इनके फूड रिव्यू करके पोस्ट किया, जिससे इन्हें वायरलिटी मिली और उनके फॉलोअर्स तक फ्री में वो पहुंच गए। ऐसे ही उन्होंने जो भी इनिशियल डेज में अर्निंग करी, उसी पैसों से थोड़े से पेड कोलैब्स करने लगे। आई थिंक आपका सबसे वायरल
जो हुआ होगा रील, जितना मैंने देखा है वो राजा गुजर वाला। जी, राजा हाँ। गुजर वाला। अब देख हमारा सौदा, देख भाई पनीर के कुरकुरे और भाई दही के सोले और भाई चाप, 2 मामला भाई सामने सौंप देख लो। तो वो कैसा आइडिया सोचा, एंड वो आई थिंक काफी ऑर्गेनिक भी लगा, एंड में उन्होंने बढ़िया से इंटीग्रेट भी कर दिया। हाँ, देखो वो बहुत अच्छे, मतलब वैसे वो उनका कंटेंट अलग है, हाँ बट वो बंदे बहुत नाइस है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने आउटलेट ओपन हुआ है, किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो हम 5-7 ब्लॉगर्स का देख रहे थे। तो उसी समय राजा गुजर की भी एक रील हमारे पास आई। तो हमें फिर हम उनको मैसेज करा और उनके मैनेजर का डायरेक्ट फटाफट रिप्लाई भी आ गया। बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। उन्होंने कमर्शियल्स भी बहुत अच्छे ऑफर करे हमारे को विद द रीच ही हैज। आई थिंक वो 2-3 मिलियन गई है वो रील। सिर्फ 4.5 मिलियन देते हैं। बताओ। सिमिलरली इन्होंने पुनीत सुपरस्टार को भी बिग बॉस से पहले एक बार्टर कोलैब एंड कुछ पेड कोलैब्स करके भी काफी ऑडियंस तक अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाई, जिससे और भी लोग इनके रेस्टोरेंट्स की फूड को टेस्ट करने के लिए आने लगे। और क्योंकि इन्होंने अपने टेस्ट को प्रायोरिटी रखा सबसे, तो लोगों ने इनको पसंद किया और धीरे धीरे इनकी ऑनलाइन ऑडियंस कस्टमर्स में कन्वर्ट होने लगी। लोग ये भी देखते हैं ना कि यार वो इन्फ्लुएंसर का ब्रांड इमेज कैसा है, वो आपके ब्रांड के साथ फिट आता है कि नहीं। तो वो सब आप देखते नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग फिर इन सब का उतना एसोसिएट करना नहीं चाहते हैं। देखिए आपका सही क्वेश्चन है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना स्टार्टिंग में ना बंदे का डू और डाई सिचुएशन होता है। हाँ। स्टार्टअप्स का। ठीक है, कई लोग सोचते हैं, मेरा ये तरीका नहीं है सोचने का। मेरा ये तरीका है कि आपको जहां भी विजिबिलिटी मिल रही है ना एज अ स्टार्टअप, आपको लेनी चाहिए। देखो उनकी मीडिया इमेज अलग है, अलग काम करते हैं। वैसे वो स्मार्ट एक बिजनेसमैन बंदा है, उसको पता है कि क्या है मेरे पास सिस्टम और मेरे को लोग क्यों फॉलो करते हैं। मोस्टली कैरेक्टर टाइप का यूजुअली मीडिया वो कैरेक्टर ही है। अच्छा, online। कैरेक्टर ही है, हाँ हाँ okay। हाँ। और उनको पता है कि लोग क्यों फॉलो करते हैं उन्हें। सिर्फ यही नहीं, आप अपना रेस्टोरेंट या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन बिलबोर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी डायरेक्ट ब्रांड रजिस्टर कस्टमर के माइंड में गया। उसने देखा आपको चलते हुए, आपके लड़के को चलते हुए देखा। स्विगी जोमेटो अप्रॉक्स कमीशन कितना लेता होगा? देखिए ऑन एन एवरेज जो है मार्केट में 22-24% का कमीशन अभी आ चुका है। पहले जो लेजेंडरी ब्रांड्स हैं वो कम कमीशंस पे हैं, या फिर जो बड़े स्केल में जो operate बड़े कर रहे हैं। स्केल से भी फर्क पड़ता है कमीशंस का। हाँ। और आपकी प्रोडक्ट का प्राइसिंग किस लेवल का, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो कमीशंस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अच्छा, कमीशन कम रहता है? जी, उसमें उसका उनका लॉजिक ये है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है तो दे ऑल्सो मेक मोर मनी। तो जोमेटो का एक राइडर है, अगर वो 200 रुपए का ऑर्डर छोड़ रहा है तो जोमेटो ने उसको फिक्स पैसा देना है। वही राइडर 1000 रुपए का ऑर्डर छोड़ रहा है तो जोमेटो को ज्यादा पैसा बना उस राइडर से। करेक्ट। ठीक है ना। और टर्न अराउंड टाइम भी कम हुआ कि वो राइडर 5 ऑर्डर ऐसे छोड़ेगा 200 के, तो जाके 1000 रुपए इकट्ठा होगा। अब वो जोमेटो ने कमीशन तो 1000 रुपए पे ले लिया करेक्ट। और एक ही चक्कर लगा राइडर का। इंटरनेट इकोनॉमिक्स यही है कि आप कितने से कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कितना बड़ा माल बेच सकते हैं। जोमेटो स्विगी आर नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग। उन्होंने आपसे एड चार्ज कर लिया, आपको पे करना है। या तो आप प्रीपे करेंगे या फिर आपके सेल्स में से माइनस होकर आपको पैसा मिल जाएगा। आपका डिपेंडेंसी वहां हो गई, वहां सारा मार्जिन खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं है तो कैसे आप 50,000 से भी एक मल्टी करोड़ फूड ब्रांड बना सकते हो? उसके लिए आपको फोकस करना होगा सिर्फ एक फूड आइटम पे और उसके साथ एक साइड डिश आप रख सकते हैं। आपको देखना है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेल कैसे लेकर आनी है। तो जैसे मोमोज एंड शॉर्मा है, ये 2 कैटेगरीज को कंबाइन कर सकते हैं आप। टी स्नैक्स में मान लो कॉफी, पैटी, सैंडविचेस, टी, तो एक ये कंबाइन हो सकता है। जहां आपने ज्यादा मेन्यू बड़ा करा, आपकी कॉस्ट आपको हैम्पर करेंगी। अब आपने इतने साल डिफरेंट क्यूजीन्स भी ट्राई कर लिया, आप सक्सेसफुल ब्रांड भी चला रहे हैं, दूसरों को भी देखते होंगे। क्या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, 2-3 कॉमन गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन ऑफ मनी, कि केपेक्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट आप नहीं कर पाते। मेरे को दुकान खोलने तक के लिए कितना पैसा चाहिए वो सही से कैलकुलेट नहीं होता। आप हमेशा अंडर रिपोर्टिंग करते हो अपने माइंड में और लगता ज़्यादा है। और उसके बाद सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली आपको 3 से 6 महीने दुकान चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर आपकी सेल उतनी नहीं हुई, ये लोग सोचते हैं कि मैंने आज दुकान डाली कल से चल जाएगी, ये नहीं होता है।